दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की तीसरी बैठक से कोई फौरी खुशखबरी भले हाथ ना लगी हो, लेकिन भारत दूसरे मोर्चों पर लगातार चीन को घेरने में लगा है और अब बात यूएन तक भी पहुंच गई है। बड़ी खबर में इस पर बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे कि ये जो नेपाल के प्रधानमंत्री फैंटम बन रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भारत हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, क्यों उनकी ही पार्टी के लोग उनको घेरने और निपटाने में लगे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक तस्वीर, और ये तस्वीर भी कुर्सी को लेकर ही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी क्योंकि उसके विधायक टूटकर भाजपा के पाले में चले गए। फिर भाजपा सदन में बहुसंख्यक हो गई, लेकिन सरकार नहीं बनी। सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। सबने पूछा कैबिनेट कहाँ है, तो बताया गया कि कोरोना काल है, शपथ वगैरह तो वैसे भी नहीं हो सकती। शिवराज सिंह चौहान ने इनके बीच सबसे लंबे समय तक इकलौते कैबिनेट मंत्री होने का रिकॉर्ड भी बना लिया। धीमी जबान में कहा जाने लगा कि सिंधिया खेमे के साथ गणित ठीक नहीं बैठ रहा, इसलिए शिवराज अपनी कैबिनेट में बर्थ फाइनल नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर 5 मंत्री समाहित किए गए, लेकिन 5 के सहारे सरकार कैसे चलेगी। आखिरकार गतिरोध दूर हुआ और ये तस्वीर आई। तस्वीर में नजर आ रहे हैं नए नवेले माननीय मंत्रीगण, और इस तस्वीर को देखकर हमें याद आ रहा है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे देश के प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया था, जिसे मास्क न लगाने पर जुर्माना देना पड़ा था। सरकारों के काम पर बारीक नज़र रखी जाती है, इसलिए उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे जनता के सामने गलत उदाहरण पेश हो। मिसाल के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना। बताने को हम ये भी बता सकते थे कि किस तरह शिवराज ने ट्विटर पर अपना दुख व्यक्त किया, इशारे में कहा कि वो अपनी मर्जी के मंत्री नहीं रख पा रहे क्योंकि दूसरे खेमे को भी जगह देनी है। लेकिन ये सब राजनीति है, चलता रहता है। उन्हीं के शब्दों में कहें तो मंथन है, विष है, अमृत है। लेकिन जो नहीं चलना चाहिए वो है नियमों का उल्लंघन। और अब मध्य प्रदेश से दिल्ली चलते हैं, जहां कोरोना संक्रमण के आंकड़े जारी होते हैं। इनके बारे में बताएंगे और फिर चलेंगे बड़ी खबर की तरफ। देश में संक्रमण के आंकड़े क्या हैं? पिछले 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए, 434 मरीजों की मौत हुई, 11,881 लोग ठीक हुए। इन सबको मिलाकर भारत में कुल मामले हो गए हैं 6,04,641, 17,834 मौतें हो चुकी हैं और 3,59,860 लोग ठीक हुए। बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर की शुरुआत आज फिर भारत चीन विवाद से होगी। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत का तीसरा दौर 30 जून को खत्म हुआ। ये मीटिंग चुशुल में हुई थी। पहली 2 बैठकें 6 जून और 22 जून को मोल्दो में हुई। चुशुल और मोल्दो आमने सामने हैं। बीच में है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC। मोल्दो चीन की तरफ है, चुशुल हमारी तरफ। 30 जून की बैठक काफी लंबी खिंची और किसी फौरी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक सामान्य बात है। इस तरह की बैठकें कई दौर तक चलती हैं, तब जाकर हल निकलता है। तो बैठकें हो रही हैं। ये इस बात का संकेत भी है कि दोनों पक्ष अब भी आमने सामने बैठकर बात करने में सहज हैं, चाहे कुछ दिन पहले LAC पर भारी संघर्ष हुआ हो। चूंकि कोई हल नहीं निकला, पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी और देप्सांग के मैदानों पर स्थिति में अभी कोई सुधार इसीलिए नहीं माना जाएगा। जब सुधार होगा तो आपको बताया जाएगा। खबरें ये भी आई थी कि पाकिस्तान अपनी सेना की टुकड़ियां सीमा पर भेज रहा है और इसलिए भारत अब अपनी तैयारियों में और कसावट ला रहा है। रक्षा मामलों पर नजर रखने वाले पत्रकार संदीप उन्नीथन, जिन्हें आप हमारे प्रोग्राम रखवाले में भी देखते हैं, उन्होंने लल्लन टॉप को बताया कि सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां सरहदी इलाकों में भेजी गई हैं और सेना इन अतिरिक्त टुकड़ियों के लिए रसद भी जुटा रही है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन टुकड़ियों को ठंड में भी मोर्चे पर तैनात रखा जा सके। भारत लंबे समय से इन ठंडे रेगिस्तानों पर तैनात रहा है। देखना होगा चीन कितनी तैयारी से आया है।
दूसरी तरफ भारत आर्थिक मोर्चे पर भी लगातार चीन के पर कतरने में लगा है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि देश में बन रहे हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई में चीनी निवेश पर भी लगाम लगाई जाएगी। भारतीय रेल ये एक और मोर्चा है। इसके जिन रूट्स पर निजी ऑपरेटर्स को मौका दिया जाना है, उनके लिए पूरी दुनिया से टेंडर आने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में भी चीनी कंपनियां शामिल हो पाएंगी, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। एक और मोर्चा खोला है हमने। अमूमन भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के खिलाफ नहीं जाता, जबकि आतंकवाद को लेकर भारत जब जब पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करता है, तब चीन सुरक्षा परिषद में उसका बचाव करता है। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारत हमलावर हो रहा है। हांगकांग में चीन के नियंत्रण के खिलाफ विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत ने कभी इसके लिए चीन की आलोचना नहीं की, लेकिन 1 जुलाई को यह बदल गया। भारत ने यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में उठाया। मानवाधिकार परिषद का 44वां अधिवेशन 30 जून से 21 जुलाई तक जिनेवा में हो रहा है। इसमें UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव कुमार चंदर, उन्होंने एक बयान दिया। चंदर ने कहा कि हांगकांग में कई भारतवंशी रहते हैं और वहां जो हो रहा है उस पर भारत की नजर है। भारत ने कई ऐसे बयान सुने हैं जिनमें हांगकांग के हालात पर चिंता जताई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष इन चिंताओं पर ध्यान देंगे, उनका निवारण करेंगे। चंदर के इस बयान के मायने गहरे हैं। चीन ने हांगकांग में खूब दमन किया है, लेकिन पश्चिम के कुछ देशों को छोड़कर किसी ने उसकी आलोचना नहीं की, क्योंकि चीन से सब डरते हैं या उससे संबंध खराब नहीं करना चाहते। लेकिन इस बयान के बाद भारत ने चीन को संदेश दिया कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने से भी भारत गुरेज नहीं करेगा। ये तो थी चीन के साथ तनाव की खबर। अब बढ़ते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, इनका नाम आजकल आप खूब सुन रहे हैं, हमने शो में भी जिक्र किया। भारत के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे। प्रधानमंत्री ओली संसद में बिल लाकर उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी इलाके को भी अपने नक्शे में बता चुके हैं, कानून बनवा चुके हैं। लेकिन अब नेपाल में प्रधानमंत्री ओली का विरोध हो रहा है। उनकी ही पार्टी के नेता इस्तीफा मांग रहे हैं। और जब ओली पर इस्तीफे का दबाव आया तो वो क्या बोले? उन्होंने कहा कि भारत के इशारे पर कुछ नेता मेरी सत्ता को डावाडोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुनकर उनकी पार्टी के नेता और भड़क गए और कह रहे हैं कि या तो आप भारत पर आरोप साबित करो या इस्तीफा दो। ये संकट लगातार बढ़ रहा है। इन सब के मद्देनजर KP शर्मा ओली ने कैबिनेट की आज बैठक बुलाई और राष्ट्रपति से कहकर संसद का बजट सत्र खत्म कर दिया। यानी अब संसद अगला सत्र बुलाए जाने तक नहीं चलेगी। जानकार कह रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओली ने यह फैसला लिया है। लेकिन क्या अब भी नेपाली प्रधानमंत्री की कुर्सी बचेगी? क्या भारत ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहता है? नेपाल का खेल क्या है, पूरा रेशा समझाएंगे आपको खोलकर। इस पूरी कहानी के 2 हिस्से हैं, एक 8 मई से पहले का, दूसरा 8 मई के बाद का। और 8 मई क्यों? ये डिवीजन इस तारीख का। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में नेपाल और चीन की सीमा के पास एक सड़क का उद्घाटन करने गए थे। ये सड़क लिपुलेख पास से मानसरोवर यात्रा में अहम लिंक मानी जा रही है। नेपाल की सरकार ने इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले कहानी का पहला हिस्सा समझते हैं। नेपाल में 2006 में राजशाही खत्म हुई तो उसके बाद 3 बड़ी पार्टियां उभरी जिनके नेता अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली नेपाली कांग्रेस, जिसके नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री रहे। दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी, जिसके नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। और तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इसके नेता है KP शर्मा ओली। अब इसमें से प्रचंड की पार्टी और ओली शर्मा की पार्टी वामपंथी पार्टियां हैं, लेकिन प्रचंड की पार्टी की विचारधारा चीनी पार्टी की विचारधारा के ज़्यादा करीब है, या यूं कहें कि प्रचंड विचारधारा के हिसाब से चीन के ज़्यादा करीब है। 2017 में नेपाल में आम चुनाव हुए। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने। उसके बाद 17 मई 2018 को दोनों पार्टियां एक हो गई। कौन कौन सी? पुष्प कमल दहल प्रचंड की माओवादी पार्टी और KP शर्मा ओली की यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। और नई पार्टी जो बनी तो उसका नाम रखा गया नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि NCP। प्रचंड और ओली दोनों इस पार्टी के चेयरमैन बने, लेकिन जल्द पार्टी पर कंट्रोल को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। प्रचंड ने कहा कि मेरे और KP शर्मा ओली के बीच 2.5 साल प्रधानमंत्री पद पर रहने का समझौता हुआ, लेकिन ओली प्रधानमंत्री बनने के बाद इस बात को नहीं मान रहे थे। आखिरकार दोनों में सुलह हुई और प्रचंड इस बात पर राजी हो गए कि ठीक है, ओली 5 साल तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, लेकिन पार्टी का एग्जीक्यूटिव चीफ अब वो बनेंगे। तो ये था सुलह का फॉर्मूला। इसके हिसाब से पार्टी के हेड प्रचंड बन गए, सरकार के हेड ओली। और क्या क्या शर्तें हुई थी, सुनिए नेपाल के जर्नलिस्ट
परशुराम काफले से। और मर्जर के दौरान उन्हें एक सहमति की गई कि 5 साल के जो कार्यकाल होगा उसमें 2.5 साल केपी ओली प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पार्टी एकता के बाद जो परिस्थिति आ गई उसमें प्रचंड को हमेशा एक संशय पैदा हो गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने, चाहे वो पार्टी का इश्यूज हो चाहे वो सरकार के इश्यूज हो, उसमें खास तौर पर प्रचंड समूह को ज़्यादा छलफल भी नहीं किया, विचार विमर्श भी नहीं किया। प्रचंड और ओली के बीच ये समझौते भी नहीं चले। पार्टी में फिर से खटपट होने लगी। ओली पर आरोप लगा कि वो पार्टी को बिना विश्वास में लिए अपनी मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं। भ्रष्टाचार और अपनों को फायदा देने का भी आरोप लगा। इन सब आरोपों में प्रधानमंत्री ओली घिर रहे थे कि फिर 8 मई वाली घटना हुई जिसका हमने जिक्र किया। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे और ओली ने इसी के सहारे अपने उखड़े पांवों को फिर से मजबूत करने की कवायद की। उन्होंने भारत के खिलाफ बयान देने शुरू किए। कहा कि भारत ने नेपाल के इलाके में सड़क बनाई है। ओली का ये दांव फौरी तौर पर चल गया। उन्हें न सिर्फ प्रचंड बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भी साथ मिला। लेकिन ओली ने सिर्फ अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए भारत के खिलाफ जनता की भावनाएं भड़काएं। सुनिए शिव नादर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर अतुल मिश्र के विचार। इसमें जो इंडिया के लिए अच्छी बात है वो ये है कि नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम इंक्रीजिंगली इंडिया की तरह बनता चला जा रहा है, इन द सेंस कि वो डेमोक्रेटाइज हो रहा है। जहां पर बगल की शक्ति, बगल में महाशक्ति है, बड़ी शक्ति है, जिसके इंटरफेरेंस को बहाना लेकर के अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहें तो आप कर रहे हैं। और इसमें बहुत ही साफ साफ नजर आता है कि यही हो रहा है। प्रधानमंत्री ओली ने संसद से नेपाल का नया नक्शा पास करवाया जिसमें भारत के इलाके नेपाल में दिखाए गए। भारत ने इसे आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट यानी सीमाओं का काल्पनिक विस्तार बताया। तो ओली का सीमा विस्तार का दाव कागजों पर चला, राष्ट्रवाद का दाव चला, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि उनकी घरेलू पॉलिटिक्स के जो मुद्दे थे उसकी बिना पर जनता और नेताओं ने उन्हें फिर से घेरना शुरू कर दिया। कोरोना के खिलाफ कमजोर व्यवस्था, काम न करने के आरोप, इनको लेकर प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। और तब ओली ने एक और काम किया, एक अध्यादेश लेकर आए दल बदल कानून को कमजोर करने के लिए। मंशा ये थी कि नेपाल की मधेशी पार्टियों के सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया जाए ताकि प्रचंड अलग भी हो तो उनकी सरकार न गिरे। भारी विरोध के बाद इस अध्यादेश को ओली सरकार को वापस लेना पड़ा। पार्टी में ओली का विरोध बढ़ता जा रहा था क्योंकि पार्टी के एग्जीक्यूटिव मुखिया हैं प्रचंड और ओली उनसे बिना पूछे ही फैसले ले रहे थे। इस पार्टी का स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए ताकि आपको प्रेशर ग्रुप समझ में आए। इसकी सेक्रेटरीट में 9 सदस्य हैं, इनमें से 6 प्रचंड के खेमे के हैं और 3 ओली के। प्रचंड के साथ साथ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधवराव नेपाल और झालानाथ खानाल भी हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के 44 सदस्यों में भी प्रचंड के पास 30 हैं, यानी केपी शर्मा ओली का धड़ा कमजोर है। और इस हाल में जनता में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए ओली भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ओली जी की स्टेटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। उनको तो नेपाल के पॉलिटिशियंस खुद ही पूछ रहे हैं कि इस बात का प्रमाण दीजिए कि वो भारत के साथ मिलकर उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो 2016 में जब उनकी सरकार गिरी थी उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह की कुछ बयानबाजी करी थी कि भारत का हाथ इसके पीछे था या उनको हटाने का पूरा प्रोसेस रिमोट कंट्रोल हुआ था। उनके ऊपर जब भी कोई ऑपोजिशन का अटैक होता है तो वो नेशनलिज्म का कार्ड खेलने लगते हैं। वन शुड नॉट रीड टू मच इनटू हिज स्टेटमेंट। इसके साथ ही नेपाली प्रधानमंत्री ने चीन के साथ भी करीबी दिखाई। नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यानकी ने एक इंटरव्यू में नेपाली जनता को उस बयान के आधार पर उकसाने की कोशिश की जिसमें भारत के सेना प्रमुख ने कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा के लिहाज से चीन के करीब है। 2019 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहयोग का समझौता भी हुआ। ओली अभी प्रचंड पर भारत के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रचंड को चीन के ज्यादा करीब माना जाता है। सुनिए स्थानीय पत्रकार की राय। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी को हर हमेशा ऐसा लग रहे हैं कि भारत हमेशा उनका सरकार के खिलाफ में है और वो भारत का कारण वो सिक्योर नहीं है। तो जब पार्टी के अंदर कुछ डिस्प्यूट आती हैं वो ब्लेम करते हैं कि भारत उसमें खेल रही है। और जब प्रचंड
उनका पार्टी का चेयरमैन जो पिछली बार भारत गए थे एक प्रोग्राम में, तो प्रचंड ने भारत में एक सार्वजनिक किया कि उन्हें और ओली जी ने तो 2.5 साल प्रधानमंत्री बनने का समझौता किया है। तो ओली जी को ऐसा लगा कि वो भारत जाके प्रचंड ने वो स्टेटमेंट क्यों दे दिया है। तो इस हिसाब से ओली जी अपने कॉलीग्स के ऊपर एक सशंकित थे और अभी भी सशंकित हैं। पूरे मुद्दे का लब्बो-लुआब ये निकलता है कि हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में नेपाल का झुकाव चीन की तरफ होता है और भारत के साथ संतुलन भी होता है, लेकिन ओली ने नेपाली विदेश नीति के खिलाफ जाकर भारत के विरोध में बयानबाजी की, अपनी सरकार बचाने के चक्कर में, और दोनों देशों के दशकों पुराने संबंध खराब किए। तो क्या ओली सरकार बचा पाएंगे? शायद कुछ दिन बच जाए, लेकिन लंबे वक्त तक ओली का कुर्सी पर रहना मुश्किल लगता है। आज प्रचंड ने पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई थी और उसमें भी ओली शामिल नहीं हुए। वो प्रचंड से नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी विभाजन के नियम में बदलाव के लिए ओली नया अध्यादेश भी ला सकते हैं। जानकार मान रहा है कि कुछ दिन और ओली अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, लेकिन आखिरकार प्रचंड और माधवराव खेमे के सामने उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ेगी और तब नेपाल के अगले प्रधानमंत्री प्रचंड के खेमे से माधव कुमार नेपाल हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में एक दवा का खूब नाम हुआ था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हमको तो फुल फॉर्म याद करने में ही कुछ दिन लग गए थे, शॉर्ट में HCQ बोलते हैं। 23 मार्च 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के निदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस को बताया था कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो टास्क फोर्स बनी है उसने HCQ इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मलेरिया और गठिया के रोग में दी जाने वाली HCQ का इस्तेमाल डॉक्टर, नर्स या स्वास्थ्य कर्मियों को करना था और इसका मकसद क्या था? खुद को कोरोना से बचाना। HCQ का इस्तेमाल उन लोगों को भी करना था जो अपने कोरोना पॉजिटिव परिजनों की देखभाल कर रहे थे। इसे प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट कहा गया। अब ये क्या भला है? दवा देने या खाने का वो तरीका जिसमें आप खुद को रोग से बचाने के लिए एडवांस में दवा खाते हैं। ICMR का कहना था कि HCQ के इस्तेमाल से कोरोना के संक्रमण को बचाया जा सकता है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका बयान भी आया था जिसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया था क्योंकि भारत सरकार अमेरिका को HCQ की आपूर्ति करने के लिए राजी हो गई थी। और फिर क्या हुआ? धीमे धीमे HCQ चर्चा से बाहर हो गया, लेकिन अब लौट आया है क्योंकि आई है एक रिसर्च जिसमें कहा गया है कि HCQ के इस्तेमाल से कोरोना की रोकथाम में कोई मदद नहीं मिलती। अलबत्ता जिन लोगों को HCQ खिलाई जा रही है उनमें कोरोना का संक्रमण होने की दर आम लोगों की तुलना में ज्यादा है। कहाँ छपी है ये रिसर्च? जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, शॉर्ट में JAPI, इसमें छपी है। दिल्ली के मैक्स हेल्थकेयर के डॉक्टरों की टीम की ये रिसर्च है। जिस दिन यानी 23 मार्च को ICMR ने स्वास्थ्य कर्मियों को HCQ खाने की सलाह दी, उसी दिन इस टीम ने क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली बनाई। इसमें कोविड और फ्लू के लक्षण, देश विदेश की यात्रा के विवरण, काम करने की जगह और HCQ खाते हैं या नहीं, ऐसे प्रश्न थे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। 30 अप्रैल तक इस प्रश्नावली के माध्यम से सर्वे किया गया। दिल्ली के 5 और मुंबई के एक अस्पताल को मिलाकर इसमें लगभग 4,403 स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया, अपने जवाब दिए। इन 4,403 में से 3,667 स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में पूरी जानकारी इस क्वेश्चनर, इस फॉर्म के जरिए उपलब्ध थी। इसमें से कुल 1,113 लोगों की कोरोना जांच हुई। इन 1,113 स्वास्थ्य कर्मियों में 755 ऐसे थे जो ICMR के निर्देश के बाद लगातार HCQ ले रहे थे। फिर आया वो आंकड़ा जिससे लोगों की भौहें तली। 1,113 लोगों में से कुल 20 लोग कोरोना पॉजिटिव और इन 20 में से 14 ऐसे जो HCQ खा रहे थे। यानी इन्फेक्ट हुए लोगों में 70% लोग HCQ ले रहे थे। तो क्या HCQ खाने से कोरोना तेजी से हो रहा है? नहीं, ये भी सीधे तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि जिन लोगों ने HCQ लिया एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर, उनमें कोरोना से इन्फेक्ट होने की दर ज्यादा पाई गई। रिसर्च करने वाली डॉक्टरों की टीम का कहना है कि HCQ खिलाने से स्वास्थ्य कर्मियों को बहुत लाभ नहीं मिलने वाला। PPE किट का इस्तेमाल जरूरी है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि HCQ कोरोना से बचाव में कितना कारगर है, इसको लेकर अभी तक कोई भी रिसर्च सामने नहीं आई। अब देखिए, जिस समय ये रिसर्च सामने आ रही है उसी समय एक और बयान आता है। गुजरात के डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें HCQ के इस्तेमाल से कोरोना के मामलों को कंटेन करने में, रोकने में, थामने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में मरीजों के घर वालों को HCQ खिलाई जा रही है
जिसके बाद उनके पॉजिटिव होने की रेट यानी कि दर में गिरावट आई है। लेकिन गुजरात से आ रहे इस दावे में इस बात का जिक्र नहीं है कि HCQ के साथ मरीजों के परिजनों ने और क्या सावधानियां बरती। तो एक तरफ वो रिसर्च है, एक तरफ ये दावा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है PPE किट। पहले कोरोना संक्रमण को लेकर हमारे पास जानकारी का अभाव था। हम इसका खतरा अच्छे से नहीं समझ रहे थे, सही जवाब भी तैयार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हमारी समझ बढ़ रही है, पुरानी भूल सुधारने के मौके पैदा हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए और सब जगह सख्ती से ये चीज़ सुनिश्चित करवाए कि PPE किट का इस्तेमाल हो। एक और बात, लोग लापरवाह हो रहे हैं। ये लापरवाह होने का नहीं, ज़्यादा सतर्क होने का वक्त है, क्योंकि कोरोना के पीड़ितों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए प्लीज़ जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक हाथ की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क, इन तीनों चीज़ों का पालन भरसक करें। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं रमाशंकर विद्रोही की ये कविता। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। और ये इंसान की बिखरी हुई हड्डियां रोमन के गुलामों की भी हो सकती हैं और बंगाल के जुलाहों की भी, या फिर वियतनामी फिलिस्तीनी बच्चों की। साम्राज्य आखिर साम्राज्य होता है, चाहे रोमन साम्राज्य हो, ब्रिटिश साम्राज्य हो या अत्याधुनिक अमेरिकी साम्राज्य, जिसका यही काम होता है कि पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे इंसानों की हड्डियां बिखेरना।